नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल है। मैं रविंद्र शौकीन आप सबका स्वागत करता हूं वाइन की एक और जानकारी से भरपूर वीडियो में। दोस्तों, ये मैंने बनाई है ग्रीन ग्रेप्स की वाइन। इसे मैंने पर्पल कलर दिया है। दोस्तों, इसका कलर मैं आपको दिखाता हूं। बहुत ही प्यारा कलर इसका है और बहुत ही अच्छी वाइन बनके हमारी तैयार हुई है। कलर देखिए, वाकई में बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आया है। दोस्तों, वाइन को टेस्ट करने से पहले मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने इस वाइन को किस तरीके से बनाया है। उसके लिए दोस्तों चलते हैं किचन में। 5.5 किलो हरे अंगूर लिए हैं, जिन्हें मैंने गुच्छे से अलग करके अच्छे से धो लिया है। ये अंगूर थोड़े पके हुए हैं। पकने के बाद ये हरे अंगूर थोड़े पीले से हो जाते हैं, यानी आपको इसी तरीके के अंगूर लेने हैं। मेरे पास रिफ्रैक्टरोमीटर है, अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस रिफ्रैक्टरोमीटर के ऊपर 3-4 बूंद मैं इस अंगूर के जूस की डालूंगा। इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारी जो ये वाइन बनेगी उसके अंदर कितना परसेंट अल्कोहल बनने वाला है। जूस की कुछ बूंदे मैंने इसके ऊपर डाल दी है। अब लाइट के अंदर जहां पे रोशनी हो वहां पे इस रिफ्रैक्टरोमीटर को ले जाओ और दूरबीन की तरह जब हम इसमें देखेंगे तो हमें रीडिंग नजर आ जाएगी। रिफ्रैक्टरोमीटर ब्रिक्स में रीडिंग दिखाता है। कोशिश करता हूं इसे अच्छे से कैमरे के सामने फिक्स करने की, ताकि आपको भी मैं रीडिंग दिखा सकूं। जिन दोस्तों के पास रिफ्रैक्टरोमीटर नहीं है वो बिना रिफ्रैक्टरोमीटर भी वाइन बना सकते हैं। यहां पे रीडिंग आ रही है 23 यानी कि 23। अब हमें इस रीडिंग को कंपेयर करना पड़ेगा हाइड्रोमीटर चार्ट से, और ये चार्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा या गूगल से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बीच वाली लाइन रिफ्रैक्टरोमीटर की रीडिंग दिखा रही है। पहली लाइन में हाइड्रोमीटर की रीडिंग्स है। तीसरी लाइन दर्शाती है कि हमें कितनी अल्कोहल मिलने वाली है। रिफ्रैक्टरोमीटर पे 23 रीडिंग आ रही थी। हाइड्रोमीटर से अगर हम चेक करेंगे तो 1.095 रीडिंग आएगी, यानी कि हमें 12.6% अल्कोहल मिलने वाली है। 2 बर्तन लिए हैं, बर्तनों को आधा आधा पानी से भर लिया है और पानी को मैंने उबाल लिया है। पानी में उबाल आने के बाद गैस फ्लेम को मैंने कर दिया है ऑफ। दोस्तों, ग्रेप्स के ऊपर होता है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन से बचाव के लिए ही मैंने इसे पानी बॉईल किया है। सारे अंगूरों को मैं इस पानी के अंदर डाल दूंगा और कुछ देर के लिए गैस को फिर से मैं ऑन कर दूंगा। उबाल नहीं लेके आना है, उबालना नहीं है ग्रेप्स को। उबाल आने से पहले मैं गैस को बंद कर दूंगा। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन की वजह से एक तो वाइन का टेस्ट खराब हो जाता है, दूसरा कलर में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। गर्म पानी से सारे अंगूर अच्छे से स्टेरिलाइज हो जाएंगे। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी बैक्टीरिया इसके अंदर नहीं रहेगा। स्टेरिलाइज करने के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड की मात्रा कम रह जाए तो वही दिक्कत आ जाती है दोबारा से फंगल इन्फेक्शन की। सारे ग्रेप्स को मैंने 2 बर्तनों में ले लिया है। अब गैस स्टोव ऑन कर देता हूं। ग्रेप्स को हमें उबालना नहीं है, उबाल आने से पहले ही हमें गैस फ्लेम को ऑफ कर देना है और फटाफट से हमें इन सारे ग्रेप्स को किसी बर्तन के अंदर निकाल लेना है। ग्रेप्स काफी गर्म है तो ये बर्तन अपने आप ही स्टेरिलाइज हो जाएगा। इस बर्तन के अंदर किसी भी तरीके का कोई बैक्टीरिया नहीं रहेगा। सारे ग्रेप्स को निकालने के बाद ग्रेप्स को साइड में रख देना है थोड़ा ठंडा होने के लिए। स्टेरिलाइज मिक्सचर जार लिया है। ग्रेप्स अभी भी थोड़े से गर्म है, इन्हें मुझे पीस लेना है। ध्यान रखिए इस बात का कि हर एक चीज आप जो भी यूज कर रहे हो, कंटेनर यूज कर रहे हो या फर्मेंटर यूज कर रहे हो या कोई भी जार यूज कर रहे हो, कोई लेडल यानी कि कड़छी यूज कर रहे हो, वो सब कुछ पोटेशियम मेटाबिसल्फाइड के पानी में से धुलने के बाद ही उनका इस्तेमाल कीजिए। सारे अंगूरों को मुझे यहाँ पे पीस लेना है अच्छे से। सारे ग्रेप्स को पीस कर मैंने कंटेनर के अंदर ले लिया है। किस तरीके से हर एक चीज को हम स्टेरिलाइज कर सकते हैं इसके ऊपर भी मैं वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। एक पैन में आधा कप पानी मैंने लिया है, इसे उबालने के लिए मैंने रख दिया है। ये मेरे पास कुछ फूल हैं, बटरफ्लाई पी फ्लावर्स है। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनका लिंक मिल जाएगा। वाइन बनाने की शुरुआत में अगर आप फर्मेंट करवा लेते हैं फूलों को साथ में ही, यानी कि फर्मेंटेशन से पहले अगर आप इन फूलों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बैंगनी कलर की यानी पर्पल कलर की वाइन मिलेगी। नीले रंग की वाइन अगर आप बनाना चाहते हो तो फर्मेंटेशन रुकने के बाद जब वाइन क्लीन हो जाती है तब थोड़े से पानी के अंदर थोड़े से फूलों को उबाल लीजिए और उस पानी को आप छान के अपने फर्मेंटर के अंदर डाल दीजिए। उसी से नीला रंग आएगा आपकी वाइन के अंदर। अगर ये फूल आपके पास नहीं है तो कोई दूसरे फूल आप डाल सकते हो अपनी वाइन में, या आप स्किप भी कर सकते हो।
जिस तरह के फूलों का आप इस्तेमाल करेंगे वैसा ही आपकी वाइन का कलर आएगा। यहाँ पे मेरे पास है बेकरी ईस्ट, 1 टीस्पून बेकरी ईस्ट इस गर्म पानी में मैं डालूंगा तो ये ईस्ट मर जाएगी, और ये मरी हुई ईस्ट जो हम बाद में ईस्ट डालेंगे वाइन ईस्ट, उसका बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन रहेगा, जिसकी वजह से हमारी जो वाइन ईस्ट है वो हेल्दी बनी रहेगी और अच्छे से काम करती रहेगी। जिस पानी में हमने फूलों को उबाला था और ईस्ट जिसमें डाली थी उसे हमें डाल देना है, उस पानी को मिक्स कर देना है कंटेनर के अंदर। 1 टीस्पून पैटिक एंजाइम भी इसके अंदर हमें ऐड कर देना है। अगर आपके पास पैटिक एंजाइम नहीं है तो कच्चा पपीता लीजिए, आधे पपीते का छिलका छिलका आप निकालिए, सिर्फ हमें छिलका यानी कि स्किन चाहिए। छिलके को गुनगुने पानी से धो के डालिएगा। 1 चम्मच वाइन ईस्ट ऐड करेंगे। किसी भी अच्छी कंपनी का अच्छा सा ईस्ट आप ले लीजिए, ऑनलाइन मिल जाता है, और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएंगे ईस्ट के, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ईस्ट डालने के बाद मैं इसके ऊपर लगा रहा हूं क्लिंग फिल्म। बहुत ही अच्छा एयरलॉक का ये काम करता है। आप जो भी एयरलॉक यूज करते हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एयरलॉक लगाने से पहले आप इसे किसी स्टेरिलाइज चम्मच से या कड़छी से मिक्स करके उसके बाद एयरलॉक लगा सकते हैं इसके ऊपर। मेरे पास दोस्तों कोई भी स्टेरिलाइज चम्मच नहीं थी, एक्चुअली मैंने कोई भी चम्मच स्टेरिलाइज नहीं की थी, तो इसे इसी तरीके से हिलाते हुए मैं इसको मिक्स कर रहा हूं। और मिक्स करने के बाद दोस्तों हमें अब इसको रख देना है किसी अंधेरे और सूखे कोने में। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको रख देता हूं मैं किसी अंधेरे से कोने में, और 3-4 घंटे के बाद इसे फिर से चेक करेंगे। 2 घंटे से अधिक का समय हो चुका है। क्लिंग फिल्म ऊपर की तरफ फूल गई है। बहुत ही अच्छी निशानी है ये फर्मेंटेशन की, यानी कि हमारी जो ये वाइन वस्ट है इसके अंदर फर्मेंटेशन चालू हो गई है। क्लिंग फिल्म को प्रेस करके CO2 का प्रेशर मैंने निकाल दिया है और इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है, ताकि जो ये पल्प ऊपर की तरफ आया हुआ था ये जूस के अंदर डूबा रहे। अब इसे रख देते हैं, कल चेक करेंगे। आज दूसरा दिन है, 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया इसे रखे हुए। फर्मेंटेशन काफी तेजी से चालू है इसके अंदर। कंटेनर को एक बार खोल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये पल्प जूस के साथ मिला रहे। फर्मेंटर को मैंने खोल लिया है, क्लिंग फिल्म को हटा दिया है, स्टेरिलाइज कड़छी है मेरे पास, उससे इसको अच्छे से मैं मिक्स करूंगा ताकि ये पल्प जूस के साथ मिला रहे। इसके अंदर डूबा रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो ईस्ट है उसकी पहुंच के अंदर ही रहेगा। अगर ये पल्प ऊपर की तरफ रहेगा तो यहाँ पे दोस्तों ईस्ट नहीं पहुंच पाएगी और फर्मेंटेशन नहीं कर पाएगी इस पल्प को। दूसरे और तीसरे दिन ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता होती है। जब भी फर्मेंटेशन का दूसरा या तीसरा दिन होता है उस टाइम पे बहुत तेजी से फर्मेंटेशन होती है और ये पल्प बार बार ऊपर की तरफ आ जाता है और कई बार ओवरफ्लो भी हो जाता है। तो आपको बीच बीच में ध्यान देना होगा और इसे बार बार मिक्स करते रहना होगा। दोस्तों ये वाइन है और वाइन में बियर से ज्यादा नशा होता है। बार बार ये सवाल मुझसे पूछा जाता है कि सर इसमें नशा होगा या नहीं। इसमें दोस्तों बियर से भी ज्यादा नशा होता है। मिक्स करने के बाद दोबारा से एयर लॉक लगा के रख देंगे। हाँ, लेकिन आपको नजर इस पे बनाए रखनी होगी। 1-2 घंटे पहले ही मैंने वाइन मस्ट को अच्छे से मिक्स किया था। दोबारा से यह पल्प ऊपर की तरफ आ गया। मैं कंटेनर को खोलना नहीं चाहता था, लेकिन पल्प काफी ऊपर की तरफ आ गया है। मुझे इसे मिक्स करना होगा, नहीं तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा। फर्मेंटेशन काफी तेजी से चालू है दोस्तों। बार बार इसे शायद मिक्स करते रहना होगा मुझे। इस पे नजर मुझे बनाए रखनी पड़ेगी। इसे दोबारा से मैं मिक्स करूंगा और फिर से फर्मेंटेशन होने के लिए एयर लॉक लगा के रख दूंगा। आधे घंटे बाद मैंने चेक किया तो ये पल्प फिर से ऊपर की तरफ आ गया था। ओवरफ्लो होके बाहर निकलने के ये बिल्कुल तैयार था। तो दोस्तों अब मैं इसे खोलूंगा नहीं, इसे उठा के हिला के अच्छे से मिक्स करने की पूरी कोशिश करूंगा जब तक कि ये पल्प पूरा क्या पूरा इस जूस के अंदर ना डूब जाए। अच्छे से जूस के साथ ये मिल जाएगा। फिर से इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा मैं रख के। इसे कुछ घंटे के बाद मैं दोबारा से चेक करूंगा। अगर ये पल्प ऊपर आएगा तो दोबारा से कंटेनर को उठाकर हिलाकर अच्छे से मिक्स कर लूंगा। मुझे लगता है इस प्रक्रिया को मुझे आज कई बार दोहराना पड़ेगा जब तक कि फर्मेंटेशन थोड़ी स्लो ना हो जाए। वाइन मस्ट को फर्मेंट होते हुए आज तीसरा दिन है और थोड़ा सा पल्प नीचे बैठ गया है। बिना खोले इस कंटेनर को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगा। अब ये ओवरफ्लो होने के चांसेस नहीं है क्योंकि पल्प नीचे बैठने लगा है। मिक्स करने के बाद दोबारा से एयर लॉक इसे मैं कर दूंगा और फर्दर फर्मेंटेशन के लिए यानी कि आगे की फर्मेंटेशन के लिए इसे फिर से रख दूंगा। आज है चौथा दिन और काफी सारा पल्प कंटेनर की तली में बैठ गया है। दोस्तों एक बार इसे उठाकर दोबारा से मैं मिक्स कर दूंगा और आगे की फर्मेंटेशन के लिए इसे रख के छोड़ दूंगा।
आज 5वां दिन है, फर्मेंटेशन काफी स्लो हो गई है और अच्छी बात यह है कि सारा पल्प कंटेनर की तली में बैठ गया है। तो ये सबसे अच्छा टाइम है दोस्तों इसे अब फिल्टर करने का। फिल्टर करेंगे और इसे फिल्टर करने के बाद जो ये पल्प है इसे डिस्कार्ड कर देंगे, यानी कि इसे अलग कर देंगे। तो चलो दोस्तों चलते हैं किचन में। किचन में हम आ गए हैं। यहाँ पे मैंने 5 लीटर का एक कंटेनर लिया है, उसके अंदर 2 लीटर पानी डालकर कुछ कपड़ों के टुकड़े भी उसके अंदर डाल दिए हैं और 1/4 चम्मच पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए मैंने इसको रख के छोड़ दिया था ताकि ये कंटेनर और ये कपड़े स्टेरलाइज हो जाएं। एक प्लेट ली है, उसके अंदर पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का पानी और इन कपड़ों को मैंने निकाल दिया है कंटेनर से। सारा पानी मैंने बाहर फेंक दिया है, अच्छे से इसको झाड़ लिया है ताकि सारा पानी अच्छे से निकल जाए। अब इसी कंटेनर के अंदर हम अपनी वाइन को फिल्टर कर लेंगे। कपड़े को 10 मिनट के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड के पानी में डुबो कर रखा था, तो अच्छे से इसको निचोड़ लेना है। खूब अच्छे से इसको निचोड़ने के बाद कंटेनर के ऊपर फिक्स कर देना है, लगा देना है और फिर ऊपर से लगा देना है रबड़ बैंड ताकि कपड़ा इधर उधर हिले ना। उसके बाद हमें अपने कंटेनर को खोल लेना है जिसके अंदर ये वाइन मस्ट है, इसको खोल लेना है और इसे कपड़े के माध्यम से छान लेना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है, कपड़े के 3-4 टुकड़ों को आपने स्टेरिलाइज कर लेना है। एक कपड़े से बड़ी दिक्कत आती है छानने में, 3-4 टुकड़े ले लीजिए, एक कपड़े से एक ही बार में छानिए, अच्छे से उसको निचोड़ लीजिए। उसके अंदर पल्प फंस जाता है तो दोबारा छन्ने में दिक्कत आती है, तो दूसरा कपड़ा ले लीजिए या फिर जरूरत पड़े तो तीसरा या चौथा। इस तरीके से छानेंगे तो काफी आसानी से आप अपनी वाइन को छान सकते हैं। वाइन मस्ट को छानने के बाद कंटेनर को दोबारा से एयरलॉक कर देना है और इसे फिर से हम रख देंगे आगे के प्रोसेस के लिए। दोस्तों अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम की आईडी है मेरी, ब्रू विद शौकीन। आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक ये है टेलीग्राम पर। तो दोस्तों आप वहां पे उस ग्रुप में भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। 5वें दिन मैंने इसको छाना था, आज 6ठा दिन है। हल्की सी फर्मेंटेशन इसके अंदर चालू है, यानी कि बहुत स्लो फर्मेंटेशन अभी भी इसके अंदर चालू है। हल्के हल्के बबल्स नजर आ रहे हैं। कुछ दिन के लिए इसे और रख के छोड़ देता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं 2-4 दिन के बाद। आज 10वां दिन है और मैं आपको दिखाता हूं वाइन हमारी कितनी क्लीन हो चुकी है। बहुत ही क्लीन वाइन हमारी हो चुकी है दोस्तों। 1 लीटर वाइन आज मैं इसमें से निकालूंगा। 1 लीटर की प्लास्टिक की बोतल ली है और साथ में ही पाइप लिया है। फूड ग्रेड क्वालिटी की ये बोतल है और इसी के अंदर पानी डालकर पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड मैंने ऐड कर दिया था और अच्छे से मिक्स कर लिया था। 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया था मैंने इसको। पाइप को भी बोतल के अंदर ही डाल दिया था ताकि पाइप भी साथ में ही स्टेरिलाइज हो जाए। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड मिले पानी को बोतल से निकाल दूंगा। कंटेनर को खोल लेना है और पाइप के एक सिरे को कंटेनर के अंदर डाल देना है। दोस्तों नीचे कंटेनर की तली में ईस्ट बैठी हुई है, तो हमें पाइप को थोड़ा ऊपर ही रखना है। ईस्ट से थोड़ा गैप मेंटेन रहे, इतना ऊपर रखना है ताकि ईस्ट ना आए। सिर्फ हमें वाइन चाहिए, वाइन को हमें बोतल में निकालना है, ना कि ईस्ट को। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। स्कूटर या बाइक की टैंकी से जिस तरीके से पेट्रोल को निकालते हैं उसी तरीके से हमें वाइन को निकाल लेना है। एक सिरे को हमें वाइन के अंदर डाल देना है, दूसरे सिरे से हम जब मुंह से थोड़ा सा खींचेंगे उसे तो वाइन आनी शुरू हो जाएगी और उस सिरे को आप डाल दीजिए बोतल के अंदर। फर्मेंटेशन के दौरान CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाइन के अंदर मिक्स हो जाती है। जब बोतल आप भर लें तो ढक्कन बंद कर दीजिए, कैप लगा दीजिए और बोतल को खूब तेज तेज हिलाइए और फिर ढक्कन को थोड़ा सा खोल दीजिए, फिर से ढक्कन को फिर टाइट कीजिए और फिर जोर जोर से हिलाइए। ये तरीका है डी गैसिंग का। इससे बहुत ही अच्छे तरीके से डी गैसिंग हो जाती है हमारी वाइन। इसे 4 से 5 बार दोहराना है ताकि अच्छे से डी गैसिंग हो जाए। कुछ लोग वाइन को डी गैसिंग करने के लिए हैंड ब्लेंडर का भी इस्तेमाल करते हैं। हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करना मेरे उचित नहीं है, मुझे नहीं लगता है वो सही तरीका है। हैंड ब्लेंडर का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वाइन काफी देर के लिए ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, जिसकी वजह से वाइन कई बार खट्टी हो जाती है और कुछ लोगों की वाइन खट्टी हुई भी है, उनकी कंप्लेंट्स भी आई है मेरे पास। दोस्तों आप भी इसी तरीके से अगर वाइन निकालते हैं और आपको भी वाइन आज ही पीनी है तो आप इसे फ्रिज में रख के ठंडा करके पी सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ दिनों के लिए रखनी है तो पेस्चराइजेशन प्रोसेस इसके अंदर हमें करना पड़ेगा। उसके ऊपर मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड कर दूंगा कि उसके क्या क्या फायदे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अब मैं इस वाइन को रख देता हूं फ्रिज में, शाम को इसे टेस्ट करूंगा। दोस्तों वीडियो में आपने देखा कि वाइन बनाने के लिए मैंने शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। मैंने इसमें कोई शुगर नहीं डाली, ना गुड़ डाला है और ना ही खांड का इस्तेमाल मैंने किया है।
जो इसका नेचुरल जूस के अंदर जो मिठास होती है उसी से ये हमने वाइन तैयार की है। और मैंने इसके अंदर पानी का भी नाम मात्र इस्तेमाल किया है। कुछ चीजों को स्टेरिलाइज करने के लिए बहुत ही कम पानी का इस्तेमाल किया है, जैसे कि आधा कप। इससे ज्यादा पानी मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया था। दोस्तों वाइन को बनने में सिर्फ केवल 10 दिन लगे हैं। पूरे 10वें दिन हमारी वाइन बिल्कुल क्लीन होकर तैयार हो चुकी है दोस्तों। और 5 दिन इसमें फर्मेंटेशन में लगे और 5 दिन मैंने इसको क्लीन होने के लिए छोड़ दिया था और 5 दिन में ये अच्छे से क्लीन होकर तैयार हो चुकी है दोस्तों। अब मैं इसको आपको टेस्ट करके बताता हूं कि ये हमारी वाइन कैसी बनी है। वाइन हमारी वाकई में अच्छी बनी है और अल्कोहल परसेंट इसके अंदर 12.6 है, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। वाकई में इतना अल्कोहल इसके अंदर होगा ही, पीने से ही पता लगता है। दोस्तों वाइन के अंदर नशा होता है। बहुत सारे दोस्त पूछते रहते हैं वाइन के अंदर नशा होता है नहीं होता है। दोस्तों आपको बता दूं, वाइन के अंदर नशा होता है, एक स्ट्रॉन्ग बियर से ज्यादा नशा होता है। दोस्तों इसी तरीके से बने रहिएगा मेरे साथ आने वाली वीडियोस में भी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।